नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कॉस्टिंग के फंडे में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम कंपनी में कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी को जानेंगे। आज हम कुछ और स्पेशल प्रोविजंस कॉस्ट रिकॉर्ड्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि उन स्पेशल केसेस में कंपनीज में कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती है या नहीं। राइट, तो एक एक करके कुछ केसेस हैं। हाँ, मुझे याद है कि पिछली वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ के गया था। मेरे पास बहुत सारे जवाब आए, फ़ोन आए, मेल आई। राइट, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि उसका एग्जैक्टली आंसर क्या है, या उस पर किन किन सालों में कितनी कितनी एप्लीकेबिलिटी, किस किस साल में एप्लीकेबिलिटी बन रही है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की। राइट, तो एनीवेज आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो स्पेशल केसेस कौन से हैं जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा कि आज की जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि आप पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती है या नहीं। स्पेशल प्रोविजंस हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। आइए देखिए, जैसे स्क्रैप सेल को लेके, कैपिटल कंजम्पशन को लेके एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, मान लेते हैं कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ से नीचे का है। कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, बी और सी। तीनों का इंडिविजुअल टर्नओवर आपके सामने है। तीनों का ही एचएसएन कोड, आपके जो रूल्स हैं कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, उसमें वो एचएसएन कोड फॉल करते हैं। राइट, तो क्या हम पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती है? कंडीशन नंबर 1, क्या हमारा टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 35 करोड़ का है? तो नहीं जी, हमारा तो 32 करोड़ का है। तो फिर भले ही सारे प्रोडक्ट हमारे एच एस एन कोड फॉल करते हो, लेकिन टर्नओवर 35 करोड़ से नीचे है, तो हम उसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी उस पर नहीं बनती है। राइट, चलो नेक्स्ट केस देखते। सेकंड कहता है कि यार 35 करोड़ से तो ऊपर है, लेकिन तीनों ही प्रोडक्ट ए, बी, सी, तीनों का ही एच एस एन कोड मेरा रूल्स में फॉल नहीं करता है। पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, प्रीवियस ईयर में टर्नओवर मेरा 35 करोड़ से ऊपर है, ओके है। सेकंड, क्या उनका एचएसएन कोड जिसमें ए, बी, सी सप्लाई हो रहे हैं, वो एचएसएन कोड मेरा फॉल करता है? नहीं करता है, तो मेरी दूसरी सेटिस्फाई नहीं होती कंडीशन। इसलिए अगर आपका इवन प्रोडक्ट बी भी, जिसका सिर्फ 1 करोड़ का टर्नओवर है ना, अगर वो भी, उसका एचएसएन कोड भी अगर मेरे रूल से मैच कर जाता या फॉल करता मेरे रूल्स में, तो डेफिनेटली इस पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बन जाती। बट 35 करोड़ से ऊपर होने के बाद भी इस पर एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास कॉर्पोरेट से आती हैं कि 3 प्रोडक्ट हैं ए, बी, सी, तीनों का इंडिविजुअल टर्नओवर है। आप फिगर्स में बिल्कुल मत जाइएगा, डमी फिगर्स हैं। राइट, क्रैप का टर्नओवर 36 करोड़ का है। ओके, तीनों ही प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है ए, बी, सी, तीनों ही मेरे फॉल नहीं करते रूल्स में। ओके, स्क्रैप जो मैं सेल कर रहा हूँ, उसका जो एचएसएन कोड है, वो एचएसएन कोड मेरे रूल से मैच कर रहा है। राइट, वो मेरे रूल्स में फॉल कर रहा है। क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनेगी? पहली कंडीशन देखते हैं, टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, यस 65 करोड़ का है। ओके, सेकंड कंडीशन, क्या कोई प्रोडक्ट फॉल कर रहा है? सिर्फ स्क्रैप कर रहा है। दोस्तों, स्क्रैप की कभी कॉस्टिंग होते हुए आपने देखी है? स्क्रैप की कॉस्टिंग नहीं होती। स्क्रैप की वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू पे की जाती है। तो जिस चीज़ की कॉस्टिंग ही नहीं होती, उस पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी होना बनता ही नहीं है। राइट, तो इसलिए अगर यहाँ पर प्रोडक्ट बी में अगर इवन 1 करोड़ की टर्नओवर जिसकी है, इवन तीनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट अगर फॉल कर जाता, तो हमारी कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती। बट खाली स्क्रैप का फॉल करना कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनाता। राइट, तो इसलिए कोई ना कोई मेन प्रोडक्ट या मेन एक्टिविटी, चाहे वो सर्विस एक्टिविटी हो या ट्रेडिंग एक्टिविटी हो, वो आपके रिकॉर्ड से मैच करनी चाहिए या रूल से मैच करनी चाहिए। राइट, तो यहां पर हमने क्या समझा, भले ही टर्नओवर मेरा 35 करोड़ से ऊपर है और मेरा स्क्रैप सेल का एचएसएन कोड फॉल करता है, उसके बाद भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। राइट, एक और बहुत शानदार केस, एक कंपनी है, 2 यूनिट है, यूनिट 1 हरियाणा में, यूनिट 2 उत्तर प्रदेश में। 4 प्रोडक्ट बनाए इन्होंने, ए, बी, सी, डी। ए
प्रोडक्ट ए का टर्नओवर यूनिट 1 यूनिट 2 में देखिए आप कितना है, 8 और 10 का, सॉरी 8 और 2 का, टोटल 10 हो गया। ये मेरे रूल्स में फॉल करता है इसका HSN कोड? नहीं करता। ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं बी, 15 करोड़ का है टोटल, 10 करोड़ यूनिट 1 से, यूनिट 2 से 5 करोड़ का, इसका भी फॉल नहीं करता HSN कोड। ओके सी का, सी जो मेरा प्रोडक्ट है वो यूनिट 1 में बनता है और यूनिट 2 में ट्रांसफर हो जाता है प्रोडक्ट डी बनाने के लिए, राइट, यानी कि कैप्टिव कंजम्पशन हो जाता है। तो जब कैप्टिव कंजम्पशन हो रहा है 5 करोड़ का, ओके, तो क्या ये जो मैंने सप्लाई करी यूनिट 2 को, वो HSN कोड मेरा फॉल करता है रूल्स में? यस। ओके, प्रोडक्ट डी मेरा यूनिट 1 में कुछ नहीं बनता, यूनिट 2 में 5 करोड़ फ्रॉम कैप्टिव कंजम्पशन, जो कि प्रोडक्ट सी मेरे पास सप्लाई हुआ था उससे मैंने बनाया था, और 10 करोड़ मैं 10 करोड़ का सप्लाई वो है जो कि यूनिट 2 में मैं पूरा प्रोडक्ट डी बनाता हूँ, राइट। तो मेरे टोटल सेल हो गई 15 करोड़ की। यहाँ पर टोटल टर्नओवर कंपनी का कितना हो गया? 40 करोड़ का। अब आप देखिए टोटल टर्नओवर जो 40 करोड़ का है उसमें से आपका तीनों ही प्रोडक्ट ए, बी और डी जो कि आउटसाइड मार्केट में सेल होते हैं उनका HSN कोड रूल्स में फॉल नहीं कर रहा, लेकिन जो कैप्टिव कंजम्पशन हो रहा है प्रोडक्ट सी जो कि आउटसाइड सेल मार्केट में जो है वो आपकी 1 रुपए की भी नहीं है, लेकिन उसका HSN कोड फॉल कर रहा है। तो क्या हम पे कॉस्ट अकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर। वो इसलिए बनेगी क्योंकि जब आप यूनिट 1 से यूनिट 2 में ट्रांसफर करते हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को बनाया, अब फाइनल उसको फाइनल टच देने के लिए या प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की या जो प्रोसेस की उसकी कॉस्टिंग अलग है, लेकिन यूनिट 1 में उसको बनाने की जो आपने यूनिट 1 में जो आपने प्रोडक्ट सी बनाया उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे ही ना। तो इसलिए आपकी यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, यानी कि अगर आपका 100% भी कोई प्रोडक्ट कैप्टिव कंज्यूम हो रहा है, राइट, और वो प्रोडक्ट 1 भी रुपए का मार्केट में सेल नहीं होता, लेकिन उसका HSN कोड आपके रूल्स में फॉल करता है, और बाकी जो आपके 3 प्रोडक्ट हैं या और बाकी सारे प्रोडक्ट हैं या और सारी कोई भी एक्टिविटी है वो अगर उसका HSN कोड फॉल नहीं करता है जो कि रूल्स में है, तो भी आप पे कॉस्ट अकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है, खाली कैप्टिव कंजम्पशन प्रोडक्ट के HSN कोड के फॉल करने से, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा स्क्रैप सेल और कैप्टिव कंजम्पशन दोनों में क्या डिफरेंस था, कि उस केस में हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया लेकिन यहां पर लिया। बट अगर आप स्क्रैप सेल की अगर याद करेंगे तो हम 35 करोड़ का जो टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं उसमें स्क्रैप सेल को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन उसका HSN कोड फॉल किया तो हमने कहा कि नहीं वो तो एप्लीकेबल उस पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है क्योंकि स्क्रैप सेल की कोई कॉस्टिंग की नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है भले ही कैप्टिवली कंज्यूम हुआ है उस केस में हमें करना पड़ेगा, राइट। तो हम पे कॉस्ट अकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। कुछ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कंप्लायंसेस को कम करना चाहा और उसके लिए स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को एग्जेम्पशन दी है कि अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर का है, आपका टर्नओवर आपका टर्नओवर कितने ही करोड़ का है, यानी कि आपके सारे प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रूल्स में फॉल कर रहे हैं और 35 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तभी आप पर कॉस्ट अकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। वो कौन सी कंपनीज होंगी? माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट। ऐसी कोई भी कंपनी जो कि MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में रजिस्टर्ड है एज ए माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस, उस पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। यानी कि 3 कैटेगरी होती है इसमें, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड है एज ए अंडर MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, बट अगर वो एज ए मीडियम एंटरप्राइजेस है उस पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती है, लेकिन अगर वो माइक्रो या स्मॉल है तो उस पर रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है, राइट। तो आप जब रूल्स पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा उसमें सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल की बात कही गई है। ये मैंने आपको टर्नओवर क्राइटेरिया बताया है कि कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम को। अभी तक आप इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये वो क्राइटेरिया है जो कि टर्नओवर क्राइटेरिया है, क्योंकि रूल्स में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि
including as per the turnover criteria under section 9 of section 7 of the Micro and Small Medium Enterprises Development Act 2006। यानी कि चाहे वो टर्नओवर क्राइटेरिया हो या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये है आपका टर्नओवर क्राइटेरिया, राइट। तो माइक्रो और स्मॉल में आप पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑडिट पे कि किन किन कंपनीज में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, उनके कुछ स्पेशल प्रोविजंस पे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी मैं एक जस्ट ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ओवरव्यू भी नहीं, इनफैक्ट एक स्लाइड है जिसमें ये बताया गया है कि किस पे कॉस्ट ऑडिट नहीं होगी, सिर्फ रिकॉर्ड्स होंगे, राइट। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो कि जिसका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज टोटल टर्नओवर के 75% या उससे ज़्यादा है, राइट, 75% से अगर एक्सीड कर रहा है 75% से, तो उस कंपनी को सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाने, राइट। अगर वो कंपनी ऑपरेटिंग फ्रॉम SEZ है, SEZ से ऑपरेट कर रही है, भले ही उस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ का हो, तो कंपनी पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ही एप्लीकेबिलिटी रहेगी, ऑडिट की नहीं है। ऑडिट की अभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज नहीं बताए हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, और ये स्लाइड भी आपको आगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तीसरा है कोई कंपनी जो कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी का किसी कंपनी का 100% कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट है, राइट। जनरली क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, वो भी रेगुलेटेड इंडस्ट्री के अंडर। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री क्या है, नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री क्या है। बट अगर कोई कंपनी का 100% कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट, तो उस कंपनी पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, राइट। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये मेरा वो क्वेश्चन है जो मैं लास्ट टाइम आपके पास छोड़ के गया था। 14-15 में 35 करोड़ का टर्नओवर, 15-16 में 46 का। तो मुझे बताइए कि क्या 15-16 में एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। 14-15 में 35 करोड़ का है, डन। ओके, आ जाइए नेक्स्ट। 16-17 में मेरा टर्नओवर गिर गया 25 करोड़ का। ओके, तो क्या मेरे पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती है? पिछले साल कितना था? 46 करोड़। हाँ जी, मेरे ऊपर 16-17 में भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती है। 17-18 मेरा टर्नओवर 60 करोड़ का है, पिछले साल टर्नओवर कितना था? 25 करोड़ का। नहीं सर, इस पर तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि 35 करोड़ से टर्नओवर नीचे चला गया। दोस्तों, मेरे पास लगभग सभी लोगों का यही जवाब आया, बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वंस द रूल्स आर एप्लीकेबल इट विल कंटिन्यू। मतलब अगर आपका टर्नओवर कम भी होता है बीच में किसी सालों में, तो भी आप पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती रहेगी। इसलिए आप पर 17-18 में भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल रहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था पिछले साल का देखना है। मेरे पास मान लो कि 16-17 में 25 करोड़ और 17-18 में भी मान लो अगर मेरा 60 करोड़ नहीं होता, 25 ही करोड़ होता, तो मैं क्या करता? तो भी आप पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनी रहती, जब तक आप ये जस्टिफाई नहीं कर देते हैं गवर्नमेंट को कि अब आप ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे आगे, या आपका टर्नओवर अब आने वाले समय में कभी भी 35 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं जाएगा, या आप बिजनेस शटडाउन करने वाले हैं। ये वो केसेस हो सकते हैं जिस पर एक बार को आपको एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली कंपनी टू कंपनी मिल सकती है। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, राइट। तो इन केसेस में आप पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी जब आप ये जस्टिफाई कर देंगे। अदरवाइज वंस इट इज एप्लीकेबल इट विल कंटिन्यू। सो आप पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की, अगर 18-19 में भी आप पर 35 करोड़ से नीचे है, तो भी आप पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी बनती है। दोस्तों, ये मेरी पूरी वीडियो थी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को लेकर। आने वाली वीडियो मेरी कॉस्ट ऑडिट को लेके होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं मैं और वीडियो लाऊं कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पे और कोई प्रोविजंस पे। अगर आपकी कोई डिमांड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। मैं ऐसे ही और वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो कि नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए होगी।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी वीडियोस, और आने वाले टाइम में हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।